हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अब इस लेसन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू हो रहा है। पिछला लेसन, आखिरी लेसन था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई जा रही है ताकि आप इसको ज़्यादा बेटर समझ सकें। एज अ सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई है वो पिछली सदी के अंदर हुई है। इसकी शुरुआत हुए 100 साल भी नहीं हुए अभी, और 1940s के अंदर उस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी एज अ सब्जेक्ट शुरुआत हुई है, इसको पढ़ाया गया है। और ये इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मैन्यार्ड कीन्स, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर की नेशनल इकोनॉमी की एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की। इसमें जब भी हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात होगी। यहाँ पर किसी एक मार्केट की, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात होगी। अब इसमें टर्मिनोलॉजीज आपने समझना ज़रूरी है ताकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझ सकें। एग्रीगेट डिमांड क्या है? डिमांड के बारे में आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है क्योंकि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात होगी। एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड होती है फिनिश गुड्स और सर्विस की एक इकोनॉमी के अंदर। और एग्रीगेट सप्लाई से मुराद क्या होता है? टोटल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की जो प्रोड्यूस होते हैं एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर। उसके बाद आता है फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। 1940 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी, देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही थी 1940 से पहले। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये एसेंशियली माइक्रो इकोनॉमिस्ट ही थे। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इनके अंदर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैल्थूस और जॉन स्टुअर्ट मिल ये शामिल थे। और कुछ डेफिनेशन के अंदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर उनको एक्सपेंड किया जाए तो कुछ और इकोनॉमिस्ट को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि विलियम पैटी है, जोहन हेनरिक हैं और कार्ल मार्क्स, इनको भी शामिल किया जाता है। ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और ये एसेंशियली माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे क्योंकि 1940 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद है फिर ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट का क्या रोल था जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी? जो गवर्नमेंट का रोल था वो था लेसेस फेयर। और लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है प्राइवेट ग्रुप्स के दरमियान लोगों के, वो फ्री होती है बगैर किसी इकोनॉमिक इंटरवेंशन के। ये रोल था गवर्नमेंट का। उसके बाद है फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है ये एडम स्मिथ ने दिया है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे 1776 के अंदर अपनी बुक के अंदर द वेल्थ ऑफ नेशन में। और इन्होंने अज्यूम किया है कि एक इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरह काम कर सकती है फ्री मार्केट सिनेरियो में, जहाँ हर कोई काम करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक इकोनॉमी कंपैरेटिवली वर्क करती है और फंक्शन करती है बेहतर अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को छोड़ दे कि वो बाय और सेल करें फ्रीली आपस में। और इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर लोगों को अलाउ किया जाए ट्रेड करना फ्रीली, सेल्फ इंटरेस्ट ट्रेडर जो होंगे मार्केट के अंदर वो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, और उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव आउटपुट आएगा इनविजिबल हैंड की मदद से। ये कॉन्सेप्ट दिया एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का। उसके बाद है फिर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल जहाँ पर वर्चुअली हर कोई जो काम करना चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है प्रीवेलिंग वेज के ऊपर। और क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं इनके मुताबिक ये जो है बिलीफ रखते थे फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्जिस्टेंस के अंदर इकोनॉमी में। और इनके मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि एक नॉर्मल सिचुएशन होती थी, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी तो उसको ये एबनॉर्मल समझा जाता था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। जो क्लासिकल व्यू है डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का, जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें जो क्लासिकल ने अपने सजेशन दिए कि इसका कैसे मुकाबला किया जाए। जो इन्वेस्टमेंट लो थी
इनका कहना था इन्वेस्टमेंट लो थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो लो थी। सो इन्होंने पॉलिसी ये रेकमेंड की कि सेविंग को बढ़ाया जाए ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो और इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा हो। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी तो उन्होंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन थी फुल फ्री मार्केट मैकेनिज्म में, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वेजेस जो थी वो पल नहीं हो पा रही थी मार्केट क्लियरिंग लेवल के ऊपर, यानी कि मार्केट क्लियरिंग लेवल पे गिरने से रोका जा रहा था वेजेस को, इस वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो जो उसके सजेशन दिया गया वो ये दिया गया कि बेनिफिट्स जो बेनिफिट पेमेंट थी अनएम्प्लॉयड को और जो टैक्स था इनकम के ऊपर ट्रेड यूनियन के ऊपर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। सो ये हुआ कि जो क्लासिकल मॉडल था जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं था, 1930 के बाद वो मॉडल जो है वो फेल हो गया और इस वजह से भी फेल हो गया कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका। जो ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान प्रॉब्लम आई थी उसके वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका। और ग्रेट डिप्रेशन के अंदर 1933 में 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूएस के अंदर और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यानी कि हर 4 में से एक शख्स जो है वो अनएम्प्लॉयड होता था। इतनी ज़्यादा वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी फैल चुकी थी उस दौर में। सो जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हो गई तो कीन्स और मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। कीन्सियन इकोनॉमिक्स को कीन्सियनिज्म या कीन्सियन थ्योरी भी कहा जाता है। एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि जॉन मैनियार्ड कीन्स के आइडिया के ऊपर बेस करती है और प्रमोट करती है मिक्स इकोनॉमी को, यानी कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का जो है इसके अंदर रोल होगा और एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। सो कीन्स का जो व्यू था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में वो क्या था, क्लासिकल का रोल आपको बताया गया, व्यू बताया गया कि उन्होंने क्या कहा। अब जो कीन्स थे इनका मुताबिक जो लो इन्वेस्टमेंट थी वो इस वजह से थी कि जो फर्म की एक्सपेक्टेशन थी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में वो ये थी कि फर्म को ज़रूरत थी देखने की जो पोटेंशियल बायर हैं गुड्स के, उनके पास जो है वो पैसा और जो विलिंगनेस टू बाय है, इस चीज़ को देखती थी फर्म्स के जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके पास पैसा है या नहीं और जो विलिंगनेस टू गुड है। सो हायर सेविंग की वजह से क्या होता था कि लो कंजम्पशन होती थी, एक्सपेंडिचर लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता था गुड्स और सर्विस में। सो इसी वजह से जो पॉलिसी रेकमेंड की गई वो ये की गई कि जो हाउस होल्ड हैं उनको कन्विंस किया जाए कि वो अपनी जो कंजम्पशन है उसके अंदर इजाफा करें और सेविंग को जो है वो रिड्यूस करें। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई थी और बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि लेबर मार्केट जो इक्विलिब्रियम था वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जो है वो हटता चला जा रहा था। सो ये इस वजह से नहीं था कि वेजेस जो है वो उनको रोका गया था मार्केट क्लियरिंग लेवल मार्केट क्लियरिंग लेवल जो उस पर आने से रोका जा रहा था, ये इस वजह से नहीं था बल्कि ये था कि मार्केट क्लियरिंग लेवल जो है वो गिरता जा रहा था। जैसे जैसे वेज रेट गिरता था तो मार्केट क्लियरिंग लेवल उससे भी ज़्यादा गिर जाता था, तो इसी वजह से जो वेज थी वो मार्केट क्लियरिंग लेवल के बराबर नहीं हो पाती। और ये इस वजह से हो रहा था कि जो वेजेस के अंदर वेजेस गिर रही थी उससे कंज्यूमर की जो अर्निंग थी और स्पेंडिंग थी उसके अंदर भी कमी आ रही थी। रिडक्शन इन वेजेस आल्सो लोअर्ड कंज्यूमर अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कंज्यूमर की अर्निंग और उसकी स्पेंडिंग में कमी आ रही थी जैसे जैसे वेजेस गिरती जा रही थी। सो इसकी पॉलिसी ये रेकमेंड की गई कि हायर मनी पेमेंट जो है वो कंज्यूमर को दी जाए और पॉसिबली स्टेट देगी वो, ताकि बढ़ाया जाए उनकी एबिलिटी को, जो कि बाइंग करने की एबिलिटी है, जो उनकी परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाया जाए और वो जो गुड्स हैं जो परचेज करेंगे वो फर्म प्रोड्यूस करेंगी। तो ये सजेशन दिए कीन्स ने। तो ये हुआ यहाँ पर लेसन नंबर 25 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या फिर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको आप उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और ये हाईलाइटेड हैंडआउट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे
कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।